बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कुरान एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मज़हब इस्लाम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ यानी कि तिजारत और कारोबार की तरफ रग़बत दिलाता है। मज़हब इस्लाम की जो तालीमात हमें मिलती हैं वो ये देखना चाहता है, ये मुसलमानों को वो रग़बत दिलाता है कि वो एकदम एक्टिव और फॉल रहें, वो क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ का इस्तेमाल करें और एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस कारोबार में काम करें। हालांकि इस्लाम मुलाजिमत को भी एंडोर्स करता है, उसकी इजाज़त देता है, लेकिन ये वो कोशिश करता है कि ये अवाम को, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट करे। इस्लाम सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट ही नहीं करता, बल्कि वो लोगों को इस तरफ भी रग़बत दिलाता है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरत की अर्निंग के ऊपर भी मेहनत और मशक्क़त करके वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, पैसे कमाएं, जिससे अवाम का यानी कि जो दूसरे लोग, नीडी लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का हुआ, उनकी केयर की जा सके। अब एंटरप्रेन्योरशिप के जो बुनियादी उसूल हैं इस्लाम के अंदर वो हम सब जानते हैं, और अभी आज के हमारे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी बातें आई भी हैं, जिसके अंदर ये चीज़ होता है कि ये इस्लाम जो रग़बत दिलाता है कि वो हाई मॉरल वैल्यूज़ इसके अंदर है। जैसे कि एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वो रिबा यानी कि सूद की हुर्मत करार देता है, उससे अपने मामलात में, एंटरप्रेन्योरशिप में से दूर रहना चाहता है। और इसके अंदर कलेक्टिव ऑब्लिगेशन यानी आवाम के बीच के अंदर कलेक्टिव ऑब्लिगेशन भी की तरफ रग़बत दिलाता है। ये कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव नेचर के अंदर भी काम करना की रग़बत दिलाता है। इस तरह जो भी तालीमात एंटरप्रेन्योरशिप की मज़हब इस्लाम ने दी हैं वो भाईचारा के ऊपर मबनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट अपने ऊपर सिर्फ अपने या अपने ग्रुप के मफाद के लिए काम करे, बल्कि ये इसमें ये केयर लिया जाता है कि वो अवाम की ज़रूरत को भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक्टिविटी को अंजाम दे। अब मैं इस मौके पर जो आपके सामने अपने इज़हार ख्याल रखना चाहता हूँ वो हिंदुस्तान के अंदर जो भी माशियात के या एंटरप्रेन्योरशिप के जो फैक्टर हैं, जहाँ पर एक छोटे लोग या स्टार्टअप करने वाले लोग या जो ज़्यादातर अवाम जिस बिजनेस के अंदर है, जिसे एमएसएमई फैक्टर के नाम से जाना जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी जो रिसेंट लास्ट जुलाई 2020 के अंदर जो एक नई डेफिनेशन माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है, जो उनकी तरफ से आई है, वो ये है कि जिस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 1 करोड़ रुपया या जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपया हो, उसे माइक्रो की कैटेगरी में रखा गया है। और जिस बिजनेस के अंदर, जिस एंटरप्राइज के अंदर 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो या 50 करोड़ रुपए का एनुअल सालाना टर्नओवर हो, तो उसे स्मॉल की कैटेगरी में रखा गया है। और जिस बिजनेस के अंदर जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 करोड़ रुपए हो और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए हो, उसे वो मीडियम एंटरप्राइज जाता है। इस तरह की 3 कैटेगरीज हैं जिस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप होते हैं, जो नए नए बिजनेस, खास करके मुस्लिम जो कारोबारी हैं उनकी, और दूसरे भी लोग जो हैं उनकी जो तादाद माइक्रो कैटेगरी के अंदर ज़्यादा है, जिसके अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस के इन्वेस्टमेंट हो या सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए हो। अब हम ये देखते हैं कि ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो किन किन चैलेंजेस का सामना करनी पड़ती है। हालांकि इसके अंदर अगर देखें पूरे मुल्क के अंदर ये ऐसी मतलब सेक्टर है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और लो कॉस्ट के ऊपर। और इसके अंदर जो खास ये है कि जब, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्राइजेस का मजमुआ है, तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेल्थ है वो एक रेशनल होती है, एक इक्वल लेवल पे होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो
माइक्रो मतलब लेवल की जो कंपनियां हैं, जो एंटरप्राइजेस है, उसके अंदर होता है। अब हम ये देखते हैं कि इस एमएसएमई सेक्टर को कौन से बुनियादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जो चैलेंज का इसको सामना करना पड़ता है, इसके अंदर एडिकेट टाइमली जो है फाइनेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो एंटरप्राइजेस हैं, जो माइक्रो लेवल की कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप स्टार्ट करती हैं, जो बिजनेस करती हैं, वो अलग अलग सर्विस सेक्टर के भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी होती है। लेकिन जब उन्हें किसी भी अपने एक्सपांसन के लिए या बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी के लिए जो वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको फाइनेंस एडिकेटली अवेलेबल नहीं रहता है। उसकी मेन वजूहत यह है क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग सेक्टर अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अनसिक्योर, विदाउट कोई सिक्योरिटी, वो फाइनेंस ऐसी एंटरप्राइजेस को नहीं करता है। और इसके अंदर दूसरी चैलेंज ये होता है कि इसके अंदर कैपेसिटी बहुत लो होती है, तो इसका बिजनेस का एनहांसमेंट या एक्सपांसन के भी मौके बहुत सारे नहीं मिल पाते हैं। और फिर कोई टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव दौर में देखते हैं टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर टेक्नोलॉजी का वक्त पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो इसकी वजह से भी ये जो एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, वो ऊपर नहीं आ पाती और लार्ज स्केल की कंपनीज को वो कॉम्पीट नहीं कर पाती। और फिर नए मार्केट को भी ढूंढने में इस एमएसएमई सेक्टर को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर चूंकि सारे जो स्किल्ड लेबर होते हैं, जो क्वालिफाइड पर्सनल होते हैं, वो लोग भी अपने करियर की जो देखते हैं कि वो भी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जाना पसंद करते हैं और माइक्रो लेवल की कंपनीज के अंदर आना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपना करियर सिक्योर करने की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो इस तरह की कंपनीज में नहीं आते। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो मुस्लिम्स हैं, जो मुसलमान एमएसएमई सेक्टर के अंदर कारोबार करते हैं, उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह की हमने बात की कि फाइनेंस की अवेलेबिलिटी या उसकी एक्सेसिबिलिटी भी एमएसएमई सेक्टर के लिए एक मसाइल होते हैं, लेकिन जहाँ पे फैथ का मामला आता है, मुसलमानों का मामला आता है, क्योंकि वो तो उनको अगर जो भी बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस अवेलेबल भी है, तो वो ये देखते हैं कि वो वहाँ इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंस मिलता है, तो वो वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। इसी तरह बैंकिंग के अंदर भी जो मुस्लिम्स हैं वो पार्टिसिपेशन नहीं करते, उनका बहुत लो पार्टिसिपेशन होता है। तो इसी हिसाब से जो फंडिंग का मतलब है, जो एडिकेट फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसका भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। और रिस्क शेयरिंग का कोई माइंडसेट, कोई मतलब कंसेप्ट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उन्हें और फाइनेंस का प्रॉब्लम रहता है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड मैनर के इनफॉर्मल सेक्टर होने की वजह से इसके अंदर और कोई तवज्जो नहीं दी जाती और लोगों की अवेयरनेस या एंटरप्रेन्योरशिप का जो नॉलेज है उसकी कमी होने की वजह से नहीं होता है। अब हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि ये एमएसएमई सेक्टर के अंदर किस कैटेगरीज के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में होता है, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री भी इसमें है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, मीट, स्पॉट गुड्स, ये अलग अलग देखेंगे हम जितनी भी कैटेगरीज की हैं, सारे जो हैं जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो एमएसएमई सेक्टर में देखे जाते हैं। तो जितने भी चैलेंजेस की हमने बात की है उसके अंदर जो 5 मोस्ट क्रिटिकल चैलेंजेस फेस जो करते हैं एमएसएमई, उसमें है लिक्विडिटी, जो फिर नए ऑर्डर्स इनको नहीं मिलते, और लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम होता है, लेबर का प्रॉब्लम होता है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जो इस तरह के जो एमएसएमई सेक्टर है वो फेस करता है। अब एमएसएमई में हम यहाँ बात करेंगे कि ये सेक्टर का फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या रहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है ऑलरेडी कि इसके अंदर कैपिटल का एक्सेस करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर के जो ऑनर्स हैं वो ये देखते हैं कि वो उनकी खुद की कैपिटल हो या उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में से कुछ अगर मिल सकता हो तो उसी तरह से वो लोग बिजनेस का स्टार्ट करते हैं। फिर लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे बिजनेस ले जाने के लिए जब उनकी कैपिटल की जरूरत होती है तो उनके मसाइल का उन्हें इसको हासिल करने में मसाइल पेश आते हैं। तो
ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज का प्रॉब्लम रहता है जो इनको एमएसएमई सेक्टर को नहीं मिलता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी ऐसी क्या वजूहात है कि एमएसएमई को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। अब जैसे कि हमने पहले भी बात किया, क्योंकि ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर कोई फंडिंग करना नहीं चाहता। और इसका इंफॉर्मेशन जो भी, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हो, क्योंकि जब तक आगे का प्रोजेक्शंस नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तब तक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक उसको फाइनेंस नहीं करेगा। तो ये सारे मसाइल होते हैं और इसके अंदर मैनेजमेंट की स्किल का भी प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से ये सेक्टर इसको फाइनेंस मिलने में तकलीफ होती है कि इसको सामना करना पड़ता है। अब हम जैसे देख चुके हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो फेस करते हैं कि फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी का। तो अब ऐसे क्या चीजें हो सकती हैं जो जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मजहबी इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, जो लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन इन सारे मसाइल की वजह से, खास करके जब मुल्क हिंदुस्तान में रहते हुए जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जिसको जब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि ये अभी कोरोना कोविड में पेंडेमिक के अंदर लॉकडाउन का मामला आया, तो ऐसे सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी वजह से वो बिजनेसेस में काफ़ी चैलेंज का सामना करते हैंगे। तो वो अपने बिजनेस को संभाल नहीं पाते, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले नहीं जा पाते। उसकी इश्यू ये होते हैं कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता होता है। तो अब जब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता होता है, तो अब हम चूंकि अगर देखना चाहें कि अगर इस तरह के मसाइल हम जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट नहीं करता या बैंक के अंदर मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स जाना नहीं चाहते, क्योंकि उसके अंदर जो रिबा इन्वॉल्व होता है, इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो क्या फिर भी कोई ऐसा स्कोप बचा है जिसमें ये सेक्टर पे बिजनेस करने वाले मजहबी इस्लाम को मानने वाले लोग अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला सकते हैं? तो इसका जवाब पॉजिटिव है कि इसके अंदर ये काम किया जा सकता है कि जो भी शरिया कॉम्प्लाइंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट है, जिसका हम डिस्कशन करेंगे, तो जैसे मुदारबा हुआ, मुशारका हुआ मतलब पार्टनरशिप हुआ, या मुराबहा कॉस्ट प्लस मार्कअप यानी प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या इजारा मतलब लीजिंग। ये चार कैटेगरी ऐसी हैं जो बिल्कुल ही मतलब लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से भी वो प्रैक्टिकल हैं और शरिया कॉम्प्लाइंट मोड के अंदर भी ये सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसके अंदर मामला किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये सारे जो चार प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आरबीआई के तहत आने वाली जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर वो उसका परमिशन नहीं है, जिसकी वजह से वो मामला उसके अंदर नहीं किए जा सकते। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखने जाएं तो जो दूसरे हजरात हैं जिनकी सेविंग्स को अगर एक जगह मोबिलाइज किया जाए, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस सोसाइटीज हुई या इन्वेस्टमेंट कंपनी हुई, तो वो अगर सेविंग्स को मोबिलाइज करके एक जगह करके अगर इसको इस तरह के एमएसएमई सेक्टर को अगर फाइनेंस किया जाता है और शरिया कॉम्प्लाइंट मोड में उसका अगर एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल और मुमकिन है। तो अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए, चूंकि हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे इसके अपने मसाइल हैं, तो यहाँ के कानून की पाबंदी करते हुए अगर हम ऐसे कोई रास्ते निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर एजुकेट करें कि ऐसे जो सेक्टर के अंदर, चूंकि बहुत सारे लोग हैं जब इनको ये सपोर्ट बैकिंग नहीं मिलता है, बिजनेस करने के रास्ते नहीं मिलते हैं, तो उनकी हाई स्किल होने के बावजूद भी उन्हें किसी न किसी कंपनी के अंदर जिंदगी भर मुलाजमत करना पड़ता है। तो जो इस्लाम रगबत दिलाता है कि आप इनोवेटिव आइडियाज को, क्रिएटिव आइडियाज को एंटरप्रेन्योरशिप मोड दीजिए, वो किसी न किसी कैपिटलिस्ट या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का वो जिंदगी भर के लिए वो काम करता रह जाता है, और जो माशरे को या मुल्क को जो उसकी स्किल्स की, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का जो फायदा मिल सकता है, उससे पूरा माशरा महरूम हो जाता है। तो अगर
हम ऐसी कोई कोशिश करें और जो हम एजुकेट करें, माशरे के अंदर इसकी अवेयरनेस लाएं कि इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर्स का कहीं ना कहीं नेटवर्किंग हो सके, तो फिर बहुत सारे जो मसाइल हैं उसका हल होगा। तो जो एंटरप्राइजेस अभी स्टार्टअप करके लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहती है, जो किसी भी मसाइल का फेस कर रही हैं, तो उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।